स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज अलविदा की नमाज अदा की जा रही है। इस बार कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने घरों में ही रहकर अलविदा की नमाज अदा करने की अपील की है। साथ ही मस्जिदों में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार नमाज अदा की जा रही है। तो आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और बातचीत करने के लिए मुरादाबाद से फरीद शम्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरीद, जिस तरह से लगातार कोरोना महामारी है, ऐसे में कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जो कि डर के साए में ना बीत रहा हो। ऐसे में अब जो जुमे की नमाज है वो भी अदा की जा रही है आज। तो इसको लेकर किस तरह से इसका पालन करवाया जा रहा है और लोग क्या अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं, समझते हैं कि हाँ कोविड काल है? जी हाँ नीलू, मुरादाबाद के शहर इमाम सैयद मासूम अली आज़ाद ने देर रात पूरे शहर में घूमकर लोगों से अपील की और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी उन्होंने वायरल की कि लोग कोविड के चलते घरों में नमाज पढ़ें। इस वक्त मैं मुरादाबाद के मुगलपुरा शहर का मुस्लिम घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे हर वक्त भीड़ रहती है, लेकिन आज आपको यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मी नजर आएंगे जो लोगों को बिल्कुल आगे नहीं जाने दे रहे हैं। बेवजह जो जरूरत के लिए लोग निकले हैं उन्हें ही आने जाने दिया जा रहा है। नमाज घरों में पढ़ने की अपील की गई है, उसका असर नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन भी बराबर लोगों से अपील कर रहा है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी, डीएम राकेश कुमार सिंह भी पूरे शहर में गश्त कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। तो असर होता हुआ साफ नजर आ रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग आज घरों में नमाज पढ़ रहे हैं और कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। जी नीलू। बिल्कुल फरीद, हमने देखा है कि कोई भी त्योहार हमने इसी तरह से मनाया और ये इस वक्त जरूरी भी है कि हम घरों से बाहर ना निकले, सारे त्योहारों को अपने साथ के लोगों के साथ घर पर मनाएं। लखनऊ से शबाब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, लखनऊ में क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, एक बड़ा त्योहार है, सभी की इच्छा होती है कि अपने साथ के लोगों से मिले, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं इसमें लोगों को एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है। तस्वीरें क्या दिखाई दे रही हैं? किस तरीके से कोविड का प्रोटोकॉल पालन कराया जा रहा है और मस्जिदों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई? ये आप खुद ही देख रहे हैं कि जो भी हुकूमत के अहकामात हैं उसको मद्देनज़र इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने आज की नमाज के सिलसिले में एडवाइजरी जारी की थी और उसमें सबसे यही अपील की थी कि गुज़िश्ता जुमों की तरह इस जुमे को भी सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद में जो लोग अमूमन रहते हैं वही 5 लोग नमाज़ पढ़ें और बाकी लोग अपने अपने घरों पर नमाज का एहतिमाम करें। और जिनके यहाँ 4 हजरात हैं जिनके घर में वो जुमे की जमात घर पे कर सकते हैं और जहाँ उससे कम लोग हैं तो वो ज़ोहर की नमाज़ अदा करें और नमाज के बाद अपने मुल्क से और पूरी दुनिया से कोविड-19 के ख़ात्मे के लिए खुसूसी दुआएं ज़रूर की जाएं। मस्जिदों से जो अपील की गई थी, लग रहा है उसका असर हो रहा है? लोग घरों में इबादत कर रहे हैं, मस्जिदों में कोई नहीं आ रहा है नमाज? यानी सब लोग समझ रहे हैं कि यह कितनी ख़तरनाक वबा है और आप ख़ुद ही देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग बीमार हैं, परेशान हैं। तो लिहाजा जो भी अपील की गई सब लोग उस पर पूरी तरीके से अमल कर रहे हैं, ख़ुद भी प्रिकॉशन ले रहे हैं और जिस तरीके से प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं अगर ये आगे लोग कंटिन्यू करें और इसी को ईद के मौके पर भी इन्हीं प्रिकॉशंस को लिया जाए और उसके बाद भी, तो हम लोग सब लोग मिल करके अपनी जानों को इंशाअल्लाह बचा सकते हैं। और आज इस मुबारक दिन मेरी सबसे ये भी अपील है कि जाहिर सी बात है कि अभी 12 मई को चांद देखा जाएगा। अगर 12 मई को चांद हो जाता है तो ईद 13 को वरना तो 14 को होगी। लेकिन जिन हालात से पूरा मुल्क गुज़र रहा है, जितनी बड़ी तादाद में लोग मर चुके हैं, इंतकाल हो चुका है, लिहाजा सभी से अपील है कि ईद नहायत ही सादगी से मनाई जाए और इस मौके पर कोई भी एक्स्ट्रा शॉपिंग ना की जाए, बल्कि ईद का जो सब लोग अपना बजट बनाते हैं उसका अक्सर हिस्सा गरीब और गुरबा में तकसीम किया जाए तो उससे लोगों की बड़ी तादाद में मदद होगी। बात करने के लिए शुक्रिया। तो मौलाना खालिद रशीद साहब हमारे साथ थे और वो साफ तौर से नीलू बता रहे थे कि जो चीज़ें हैं वो बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। महज 5 से 6 लोगों के साथ इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी गई है और लोगों से भी इस बात की अपील एडवाइज़री के तौर पर जारी करके की गई थी कि लोग अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ें और घरों में ही रहकर इबादत करें और उसका असर भी दिख रहा है। राजधानी लखनऊ की मस्जिदें जो हैं वो बिल्कुल सुनसान हैं, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ नमाज नहीं हो रही। ये समय की मांग भी है, किसी तरह से हम
त्यौहार मनाएं। कुछ दिन, कुछ साल की बात है, कुछ महीनों की बात है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। हमारे साथ रवि भी इस वक्त वाराणसी से जुड़ गए हैं। रवि, एक बड़ा त्यौहार है, लेकिन जितने भी धर्मगुरु हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि जुमे की नमाज है, अलविदा नमाज है, इसलिए आप मस्जिद में ना आए, घरों पर ही ये नमाज अदा करें। अब इसको लेकर क्या लोग सुन रहे हैं? वो घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं? ईदगाहों में क्या कुछ देखा जा रहा है? देखिए, बनारस की जो तस्वीर है वो साफ ये तस्वीर है और ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि बनारस में सभी धर्मगुरु, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, वो कोरोना के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आप नदेसर स्थित इस मस्जिद में देख सकते हैं कि कोई भी मुस्लिम जो लोग हैं वो यहाँ पे आकर नमाज अदा नहीं करेंगे। कल ही प्रशासन ने वर्चुअल बैठक करके उनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन समझाने से पहले ही जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उन्होंने निर्देश जारी कर दिया था कि इस बार जो नमाज है वो घरों में लोग बैठ करके नमाज अदा करें, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ना, इस लड़ाई में उन्हें जीत हासिल करनी, और जीत हासिल तभी होगी जब सभी लोग मिल करके इस पे सहमति जताएंगे और अपना कार्य समझेंगे। तो वो जो तस्वीर है वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि मस्जिद के बाहर जो है पूरी तरीके से सन्नाटा है। अंदर 5 लोग नमाज अदा करेंगे, लेकिन चूंकि बाहरी कोई ना आ जाए इसलिए मस्जिद को अंदर से बंद कर दिया गया है। और ये फैसला काफ़ी काबिले तारीफ है, क्योंकि आज के दिन खासा भीड़ लगती, लेकिन वो भीड़ अब नहीं दिख रही है। और मस्जिदों के अलावा लोग अपने घर में बैठ करके, अपने घर में ही रह करके परिवार के साथ नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये तस्वीर बनारस में ये बात बताती है कि गंगा जमुनी तहजीब के शहर बनारस में कोरोना के जंग में हिंदू और मुस्लिम सभी शामिल हो चुके लोग समझ रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, जो लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं उनके जज्बे को सलाम है। वो बिल्कुल सेफली अपने ईद को मनाएं, आज जुमे की नमाज अपने परिवार के साथ अदा करें, ये हम भी कह रहे हैं। बरेली से हरीश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, अगर बरेली की बात की जाए, लगातार यही अपील की जा रही थी कि जो जुमे की नमाज है वो अपने अपने घरों में ही अदा किया जाए, 5 से ज्यादा लोग ईदगाह ना पहुंचे। तो ऐसी ही चीजें वहां पर दिखाई दे रही हैं। लोग समझ रहे हैं महामारी है और इस महामारी से बचना बेहद जरूरी है। लेकिन नीलू, बरेली जो है नाथ नगरी के अलावा आला हजरत की भी दरगाह यहाँ पर है, तो मुस्लिम धर्मगुरु के हिसाब से भी एक पवित्र जगह बरेली है। और मैं इस वक्त नोमेला मस्जिद पे खड़ा हुआ हूँ, और मस्जिद इस इलाके में ये मस्जिद है, वहाँ जब आए दिन नमाज होती है तो गली खचाखच भरी होती है। लेकिन आज कोरोना के चलते खुद यहाँ के कारी ने और तमाम मस्जिद के जो नमाज अदा करने वाले लोग हैं उन्होंने खुद ये फैसला लिया है कि मस्जिदों में नमाज नहीं करेंगे, सभी लोग अपने घर पे नमाज करेंगे। और आप इस तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे नीलू, किस तरीके से मस्जिद के बाहर जो है ताला लगा हुआ है और सिर्फ बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं। हालांकि जो बड़े लोग जो नमाज करने यहाँ अक्सर आते थे वो इस समय यहाँ पर नहीं है, और जो सिर्फ 5 लोग अंदर हैं, जो कमेटी मस्जिद के अंदर रहती है, सिर्फ वही लोग अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। बाहर से कोई ना आए, इसको लेकर भी खासा इंतजाम किए गए हैं। ताला लगा दिया गया है मस्जिद के अंदर से, और इसके अलावा जिला प्रशासन के तमाम अफसर की सड़कों पर घूम रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है प्रॉपर कर दी गई है। हर मस्जिद और मंदिर के पास पुलिस पिकेट बिल्कुल, तो सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर कर दी गई है और लोग भी समझ रहे हैं कि वो घरों से ना निकले तो ही बेहतर है। अगर आज हम इसको यहीं पर रोकेंगे तभी जाकर आगे होली, दीपावली, ईद सब हम साथ में मिलकर बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं फैलती कोरोना महामारी की। तो कोरोना वायरस देश में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 4,14,188 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 3,915 मरीजों की मौत हो गई है। देश में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4 लाख से अधिक हो गया है। सरकारों की सख्ती के बाद भी कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ वर्चुअली बैठक की है। बैठक में कोरोना काल में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि महामारी के चलते लोग अपनी जान खोते चले जा रहे हैं। मोदी सरकार ने कोरोना की चेतावनी को नजरअंदाज किया, जिससे आज देश में ऐसे हालात बन गए हैं।
और इसी पर बातचीत करने के लिए रंजीता झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। रंजीता, कोरोना महामारी लगातार फैलती जा रही है, आंकड़े हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज कांग्रेस की एक बैठक थी, वर्चुअल बैठक थी, और कहीं ना कहीं इस पे मंथन और चिंतन किया गया है, साथ ही सरकार पर निशाना भी साधा गया सोनिया गांधी की तरफ से। जी देखिए, निश्चित तौर पर निशाना भी साधा सोनिया गांधी ने, लेकिन ये भी जरूर कहा अपने सांसदों से कि जो ये लड़ाई है कोरोना की, वो मिलकर लड़नी है, सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई है। ये भी एक कड़ा संदेश सोनिया गांधी ने दिया। अपनी बैठक में उन्होंने लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद दोनों को ही बुलाया था, और अपने संसदीय क्षेत्र में ये सांसद किस तरह से काम कर रहे हैं इसका भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड सोनिया गांधी ने लिया। 2-3 अहम चीजें हैं नीलू, वो बताना चाहूंगी। सोनिया गांधी ने आज की इस बैठक में यूथ कांग्रेस ने जिस तरह से लार्ज स्केल पर काम किया है, ट्विटर और सोशल मीडिया पर जिस तरह से यूथ कांग्रेस लगातार लोगों की मदद कर रही है, उसकी सराहना उन्होंने की। और साथ ही उन नेताओं को भी कहीं ना कहीं दबी जबान में मैसेज देने की कोशिश की, जिन पर यह कहा जाता है कि उनके पास कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था है, उनके पास संसाधन है, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे हैं। वैसे नेताओं से अपील की सोनिया गांधी ने कि वो भी आगे आए और कोरोना काल में इस समय लोगों की मदद करें। सरकार से मांग की है सर्वदलीय बैठक की और स्टैंडिंग कमेटी बुलाने की। सर्वदलीय बैठक के जरिए वैक्सीन और तमाम चीजों पर सरकार की जो नीतियां हैं, जिस पर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, उसको लेकर सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी सरकार से कुछ सवाल करना चाहती है और साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ना चाहती है। बिल्कुल रंजीता, और ये जरूरत भी है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको साथ मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़नी है, तभी इस लड़ाई पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीता, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी का निधन हो गया। कोरोना से शेष नारायण सिंह का निधन हुआ। ग्रेटर नोएडा के जिम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का निधन हो गया है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना से वो बीमार चल रहे थे। शेष नारायण सिंह का निधन ग्रेटर नोएडा के जिम्स में हो गया। और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। पत्रकारिता जगत में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए वो हमेशा जाने जाएंगे। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों के लिए मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। वहीं वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी के निधन को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा कि वरिष्ठ पत्रकार श्री शेष नारायण सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। आपका संपूर्ण जीवन जनपक्षीय पत्रकारिता को समर्पित रहा। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को ये दारुण दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वरिष्ठ पत्रकार श्री शेष नारायण सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। भावभीनी श्रद्धांजलि। और रायबरेली से भी आज एक दुखद खबर आई। रायबरेली के सलून से विधायक का निधन हो गया। बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का कोरोना से निधन हो गया। विधायक दल बहादुर कोरी का ये निधन बताया जा रहा है। विधायक के निधन पर सीएम योगी ने गहरा शोक व्यक्त किया और परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना जताई। लखनऊ के अस्पताल में कोरी का इलाज चल रहा था और एक हफ्ते से वहां पर वो अपना इलाज करा रहे थे। और विधायक दल बहादुर कोरी के निधन पर सीएम ने शोक व्यक्त किया और एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि सलोन रायबरेली से भाजपा विधायक श्री दल बहादुर कोरी जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।
और कुशीनगर से बात करते हैं। यहाँ पर जिला अस्पताल में बद इंतजामी बेड की कमी यहाँ पर दिखाई दी, जिसकी वजह से लोगों को जमीन पर कोरोना का इलाज करवाना पड़ा। वहीं पर लेटाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जमीन पर लेटकर ऑक्सीजन ले रहे हैं गंभीर मरीज। अस्पताल में किसी तरह का कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। सरकार के निर्देशों के बाद भी इस तरह से यहाँ पर अस्पताल में लापरवाही बरती जा रही है। और कानपुर में कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। रेल बाजार थाना इलाके में मेडिकल स्टोर संचालक एमआर के साथ मिलकर इस गिरोह को चलाता था। ये रैकेट एक रेमडेसिविर इंजेक्शन को 35 से 40 हजार में बेचा करता था। जानकारी के बाद पुलिस ने ग्राहक बनकर जाल बिछाया और कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर के संचालक के साथ साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 26 ऑक्सीमीटर, 1,52,000 रुपए भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक ये लोग उपकरणों और दवाओं की कमी बताकर उन्हें 10 गुने दामों पर बेचने का काम किया करते थे। मालिक सीताचरण के द्वारा उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अंशु और एक एजेंट अमरीश के द्वारा ये रेमडेसिविर को ब्लैक मार्केटिंग में 35 से 40 हजार रुपये में बेचा जा रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही एक ट्रैप रचा गया और पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को भेजा गया जिसने इनसे ये 35 हजार में रेमडेसिविर खरीदा। उनसे पूछा गया तो गणेश मेडिकल स्टोर के मालिक सीताचरण के द्वारा ये इनको कई दिनों से इस तरीके का रेमडेसिविर प्रोवाइड किया जा रहा था और ये ब्लैक मार्केटिंग करके बेच रहे थे। इनके पास से अभी तक बेची गई इंजेक्शन की में से 1.5 लाख रुपए की भी रिकवरी भी हुई है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद खबर लखनऊ से लेते हैं। यहाँ पर सेल टैक्स अधिकारी के घर पर चोरी हो गई है। सेल टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर के घर चोरी हुई है। बंद फ्लैट से करीब 25 लाख की चोरी हुई है। 23 लाख के जेवर और 2 लाख नकद चोरी की गई है। सीसीटीवी में कैद हुई है चोरों की वारदात। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, कब के है ये वारदात? देखिए, ये कल देर रात बताया जा रहा है। 2:50 से लेकर 3:10 के बीच 20 मिनट के अंदर ये पूरी चोरी हुई है। सरयू अपार्टमेंट यहाँ का एक पॉश लोकेलिटी में अपार्टमेंट है जिनके यहाँ चोरी हुई है। संजय शुक्ला असिस्टेंट कमिश्नर है सेल्स टैक्स में, फिलहाल वाराणसी में तैनात है। परिवार सहित बाहर गए हुए थे और आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में कि चोर किस तरह से बेखौफ हैं। रात को ये दाखिल होते हैं इस अपार्टमेंट में दीवार भांग के और फिर फ्लैट का ताला तोड़ते हैं और जो FIR है उसके मुताबिक करीब 23 लाख के जेवर इन्होंने चुराए हैं, 2 लाख रुपए नगद थे और फरार हो गए। इसी के साथ हजरतगंज इलाके में भी एक फ्लैट में चोरी हुई है। वो खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग की लेखाधिकारी हैं ऋतु सिंह, उनके आवास पर चोरी हुई है। तो कुल मिला के जब पुलिस और प्रशासन की मशीनरी कोरोना को कंट्रोल करने में लगा हुआ है तो ऐसे में चोर बेखौफ हो गए हैं और आलीशान अपार्टमेंट्स में बिल्कुल चोरों का निशाना वैसे ही घरों पर है जहां पर लोग बाग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ जानकारी देने के लिए। और कोरोना का सेकेंड वेव सितम ढा रहा है। ऐसे वक्त में लोगों को वैक्सीनेशन की याद आ रही है, लेकिन शहरों से दूर छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में ये एक उत्सव जैसा है। दूर दूर से वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर लोग यहां पर टीका लगवा रहे हैं। मच जाएगा, खुशी हो रहा है। टीका लगा लिया अभी। भाषा छोड़िए, भाव को पकड़िए। देखिए बूढ़ी माँ कितनी खुश है। इनकी खुशी को महसूस कीजिए और उसकी वजह भी जान लीजिए। इन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया है। सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि दंतेवाड़ा के इस नक्सली प्रभावित इलाके के आधे से ज्यादा लोग टीका लगवा चुके हैं। हमारे उम्र वाले सब लोग लगा रहे हैं। हाँ, सब लोग लगा रहे हैं। काहे के लिए लगवा रहे हैं? वही कोरोना कारण से टीका लगे रहेंगे तो बच जाएंगे, जान बच जाएगा। न गाजे की जरूरत पड़ी, न बाजे की, न इश्तिहार की जरूरत पड़ी, न प्रचार की। यहाँ तो सिर्फ एक बार समझाने की जरूरत पड़ी। जान बचाने के लिए वैक्सीन जरूरी है, ये बात लोगों को समझ आ गई
और हो गया काम। शुरुआत में बहुत दिक्कत आ रही थी। टीकाकरण के लिए वैक्सीन टीका लगाने के लिए लोग डरते थे। अभी समझा के थोड़ा सा लाइन में आ गए हैं। दंतेवाड़ा के इस पूरे आदिवासी इलाके में टीकाकरण को लोग उत्सव की तरह मना रहे हैं। टीका लेने के लिए दूर दूर से लोग पैदल आ रहे हैं। इसकी वजह है प्रशासन के छोटे से बड़े स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत, जो अब रंग ला रही है। 25 पंचायतें हैं जो 100% जो है 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति जो हैं वो उनका टीकाकरण हो चुका है। तो अपने आप में उदाहरण है। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बहुत जागरूक हैं। इस साल अप्रैल की शुरुआत से ही कोरोना ने सिर उठाना शुरू किया और अब कहर बरपा रही है कोरोना की दूसरी लहर। कोई ऑक्सीजन खोज रहा है तो कोई अस्पताल, लेकिन इससे तो कोरोना सिर्फ रुकेगा, हारेगा तो वैक्सीन से ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।